हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि न्यू फार्म बिल जो आया है, जिसके जिसके कारण आज बहुत सारा घमासान मचा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी के दिन इसी के चलते क्या क्या हुआ। लाल किले पे किसी धार्मिक झंडा को फहरा दिया गया, तो ये सभी निंदनीय हैं। तो हम बात करते हैं कि क्या रीजंस हैं और उस बिल में क्या है जो इतना लोग अग्रेसिव हो गए हैं। तो हम बात करते हैं, चलते हैं। मैं हूं अमरदीप और मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में कृषि कानून के बारे में। देखते हैं। इस कृषि कानून का आधारशिला जो है अभी नहीं रखा गया न्यू। इसे 2016 में ही, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी 2014 में, तो उसी समय से उनका एक मोटिव था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। तो उसी में उन्होंने 2016 में वो बरेली में एक भाषण, जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था, हम किसानों की आय को दुगनी करेंगे। तो वहीं से ये स्टार्ट हुआ कि कैसे दुगनी की जाए। तो पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जिद्दोजहद करनी पड़ी थी इन बिल पे। तो जो पहला बिल था वो देखते हैं कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020, और इसे इंग्लिश में देखें तो द फार्म्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इसमें फोकस अगर वर्ड्स को देखें तो फार्मर्स प्रोड्यूस मीन्स फार्मर्स द्वारा उगाए गए, प्रोड्यूस में क्रॉप्स में फसल जो फार्मर्स द्वारा उगाई जाती है किसानों द्वारा, उनमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दालें, फूल, डेयरी उत्पादन तक आती हैं, एनिमल हस्बेंड्री तक। उन सबों पे एमएसपी पे आप सभी जानते हैं, एमएसपी का मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं जाके, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं आप। तो एनिमल हस्बेंड्री भी आती हैं फार्मर्स प्रोड्यूस में, कृषक उत्पाद में। और वहीं बात करें कृषक उत्पाद का व्यापार और वाणिज्य, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो यहाँ पे देखें तो ट्रेड, जैसे अगर हम एक व्यापारी है, वो सपोज दिल्ली से एक कुछ सामान खरीदा और ले जाके लखनऊ या पटना में वो बेच दिया, और फिर से वहाँ से कोई खरीदा और इलाहाबाद में ले जाके बेच दिया, तो इसे कहते हैं ट्रेड, व्यापार। और कॉमर्स में आती हैं जो दिल्ली से खरीद के जो इलाहाबाद में या पटना में बेचा, और उसके ड्यूरिंग में जो ट्रांसपोर्टेशन लगा, उसको पैकिंग करने में जो लगा, जितने श्रम लगा है उसमें, वो सब को जोड़ के, और वो होती है कॉमर्स। तो फार्मर्स प्रोड्यूस का व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना या सहूलियत करना, या उसका सरलीकरण करना। जैसे पहले लोग बंधे हुए थे, किसानों का, सरकार का कहना है कि पहले लोग, जो एक्ट था एपीएमसी एक्ट, उसके अनुसार वो अपने फसल को अपने एपीएमसी मंडी से बाहर नहीं बेच सकते, नहीं तो वो गैर कानूनी होगा। लेकिन इस बिल के आ जाने के बाद ये प्रावधान किया गया है कि आप अपने एरिया से, अपने एपीएमसी से बाहर भी बेच सकते हैं, अपने पूरे स्टेट्स में बेच सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप बेच सकते हैं। तो इसमें ये दरअसल कही गई थी। और इसके मुख्य प्रावधान की अगर बात करें तो एपीएमसी के बाहर भी बेच सकेगा किसान अपने उत्पाद को, जो मैंने पहले ही बता चुका हूं मैं। और दूसरी बात, आउट ऑफ स्टेट एंड इंटर स्टेट से बाहर भी वो बेच सकते हैं। अगर कोई इलाहाबाद का व्यापारी है तो वो लखनऊ में भी जाके बेच सकता है, और वो पटना में भी जाके बेच सकता है, न्यू दिल्ली में भी जाके बेच सकता है अपनी फसल को। लेकिन जो 2020 से पहले जो प्रावधान थे उसमें ये था कि आपका कम से कम पहला उत्पाद जो है, पहला, उसको कम से कम अपने नियर बाय एपीएमसी मंडी में ही बेच सकते हैं आप। और थर्ड था ऑनलाइन ट्रेडिंग। ऑनलाइन ट्रेडिंग का मतलब है कि आज हमारे देश में नहीं है वो फैसिलिटी, लेकिन हो सकता है कल फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सभी सामान ऑनलाइन बेच सकते हैं। कोई पटना से
अप्लाई किया है या ऑर्डर किया है तो वो दिल्ली से सामान आता है, वहाँ पे बिक जाता है। उसी तरह हो सकता है कल भारत सरकार कोई ऐप लॉन्च करे कि उसमें डेली प्राइसेस आते हों, देखे व्यापारी कि यहाँ पे क्या प्राइस है, पूरे देश का प्राइस देख ले अपना और कहीं भी बेच सके, वो ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकता है वो। और रही तीसरा पॉइंट जो है, राज्य सरकार किसी प्रकार का कर नहीं लगा सकता है इन सबों। जो एपीएमसी में होता था कि वहाँ पे एक एजेंट होता था, कमीशन एजेंट, एपीएमसी का चार्ज होता था टैक्स 3% या 5%। वहाँ पे जो होते थे आढ़तिया जिसको बोलते हैं, वो 2.5% का वो कमीशन लेते हैं। और भी हैं टैक्सेस जो 10 से 15% किसानों का हो जाता था। तो अब उससे बचने के लिए सरकार का कहना है कि हम इन सबों से किसान को छूट देना चाहते हैं कि किसान आगे बढ़े। और पांचवा जो प्रावधान है कि विवाद का समाधान, कि अगर कोई सपोज कोई कहीं पे जाके सामान बेचा है, अगर कोई सपोज लखनऊ का या इलाहाबाद का किसान है और वो जाके दिल्ली में बेचे हैं सामान, या फिर वो अपने नियर बाय किसी स्टोर में या कहीं दिए हैं वेयर हाउस में, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका समाधान कहाँ से निकलेगा, कहाँ वो जाएंगे, किसके पास जाएंगे। तो उसमें ये था कि विवाद का समाधान एसडीएम करेंगे। एसडीएम के पास वो मामला जाएगा, वो पहले समझौता कराने का कोशिश करेंगे, सेटलमेंट करा देंगे, कमेटी बनाएंगे कि एक ऑफिसर सरकारी ऑफिसर रहेगा और दो आप दोनों आ जाइए दोनों पक्ष के, और जो भी होता है सेटलमेंट कर लीजिए। या फिर डीएम अपने से बुलाएंगे दोनों पक्ष को और जो भी समाधान होगा वो कर देंगे। और वहाँ से अगर नहीं माने तो फिर वो डीएम के पास जा सकते हैं, या डीएम के जो बराबर ओहदे के अधिकारी हैं उनके पास जाएंगे और वो डायरेक्ट सुनेंगे उनकी बात दोनों पक्षों की, और 30 दिन के अंदर वो विवाद का समाधान दे देंगे। तो ये था, इसमें सरकार द्वारा ये टिप्पणी की गई थी कि हम किसानों को जुडिशरी सिस्टम में इसीलिए नहीं भेज रहे न्यायिक व्यवस्था में कि अगर कोई भी विवाद हुआ तो वो आज ऐसे ही बहुत सारा न्यायालय पे लोड है, तो उस लोड को और नहीं बढ़ा के हम डायरेक्ट एसडीएम और डीएम ही उनका समाधान कर दें, क्योंकि वहाँ पे जाएंगे उनका वकील का खर्च, जाने आने का तारीख पे तारीख, और उनका समाधान नहीं हो पाएगा उनके प्रॉब्लम का। तो ये सरकार का कहना है। और वहीं अगर देखें तो डिस्प्यूट जो होगी उसमें से जो मैंने पहले ही बता दिया है कि फार्मर फ्रॉम कमेटी बनाएगी वो, और दो हो सकता है एक या दोनों तरफ से रहें, दोनों पक्ष से, और एक एसडीएम लेवल का अधिकारी होगा, वो दोनों सेटलमेंट करा देंगे। और दूसरा में मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन करेंगे, दोनों मान जाएंगे, निपटारा हो गया। और अगर इनसे नहीं माना गया तो डायरेक्ट एसडीएम उनकी बात सुनेंगे और समाधान करेंगे। और उनसे भी नहीं हुआ तो फिर डीएम 30 दिन के अंदर वो दोनों पक्ष को सुन के जो भी होगा फैसला कर देंगे। यहाँ पे ये एक बात है कि यहाँ पे सिविल कोर्ट या कोई भी प्रशासनिक कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यहाँ पे साफ साफ इसमें प्रावधान किया गया था। अगर देखें तो बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि ये बहुत ख़राब है, इसको हटना चाहिए। तो मेरा ये अनुरोध है आप लोगों से कि कोई भी, या मेरा व्यक्तिगत ये नज़रिया है कि कुछ भी अगर किसी को भी देखना या किसी नियम को या कुछ भी देखने से हम ब्लैक वाइट में जल्दी से फैसला नहीं कर सकते कि ये ब्लैक है या वाइट है। हमें अच्छे से देखना होता है। तो हम वैसा नहीं कर सकते कि नहीं ये नहीं है, एकदम ये नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं इसका अच्छाई क्या है इस अधिनियम की। तो इसमें बिजनेस टू बिजनेस कर सकता है किसान, कि वो डायरेक्ट कहीं से वो अपने सामान को बिजनेस टू बिजनेस भी बेच सकता है, इंटर स्टेट सेलिंग कर सकती है वो। हाँ भाई, क्यों होनी चाहिए किसानों के पास ये एबिलिटी कि वो किसी दूसरे राज्य में जाके बेचें अपने फसल को। क्योंकि एपीएमसी मंडी में क्यों ये हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक
ओलिगोपोली बन गई थी एपीएमसी मंडी में। सपोज 2-4-10 जो व्यापारी हैं वहाँ के नज़दीकी और वही एपीएमसी में बैठते हैं और किसानों से लेते हैं उनका उत्पाद। तो अगर वो और कमीशन एजेंट जो हैं वो सभी एक साथ मिल जाएं और कहें कि नहीं नहीं हम इनसे ज़्यादा ले ही नहीं सकते, और किसान को मालूम है कि यहाँ से कुछ दूर या दूसरे सिटी में वहाँ पे इससे 200 रुपये 400 रुपये क्विंटल पे ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे तो कानून है कि आप एपीएमसी से अपने एपीएमसी एरिया से बाहर नहीं बेच सकते। तो किसानों को छूट दिया गया है कि आप कहीं भी बेच सकते हैं, तो ये होनी भी चाहिए, ये अच्छी बात है। बेटर कंपटीशन आएगा। सपोज अगर कोई किसान है और वो अगर इलाहाबाद से लखनऊ में बेच रहा है, तो फिर वहाँ पे जो एपीएमसी में अधिकारी हैं उनकी मोनोपोली ख़त्म होगी। सच बात तो ये है कि वो दूसरे जगह भी मोनोपोली में फंस सकते हैं इस कानून से, लेकिन वो कम होगा इससे। तो बेटर कंपटीशन आएगा, ज़्यादा इसमें कंपटीशन ज़्यादा होगी तो क्वालिटी अच्छी होगी, इनोवेशन होगा, रिसर्च होंगी, लोग दूसरे स्टेट्स में बेचेंगे, वो समृद्ध होंगे। अगर हमें क्विंटल पे 200-400 या किसान को 600 रुपये बचता है तो उनके आय में वृद्धि ही हुआ ना, वो समृद्ध होंगे, ऐसा सरकार का कहना है। और वहीं अगर इसकी कमियां देखें तो इस अधिनियम की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि किसान भी कह रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में, कि इससे एपीएमसी मंडियां खत्म हो जाएंगी। तो ये बात बहुत हद तक सही भी है, संभावना है कि खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अगर किसी को भी आप छोड़ रहे हैं कि आप कहीं भी जाके बेच सकते हैं, तो एपीएमसी मंडी का क्या होगा? वहाँ पे जो कमीशन एजेंट्स हैं उनका क्या हुआ? एकाएक आप किसी को इस तरह नहीं ना कर सकते कि एकाएक छोड़ दिया हटा। तो हाँ, ये सही है कि एपीएमसी मंडियाँ खत्म हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है। और दूसरा है कि जुडिशरी सिस्टम का इसमें इन्वेंशन होना चाहिए, क्योंकि अगर हो सकता है कि बड़े बड़े अधिकारी या करप्ट हों उस एरिया के, या फिर बहुत लोगों से गुपचुप करके वो डिस्प्यूट का समाधान अच्छे से ना निकालें, तो इसमें सरकारें भी ज़्यादा प्रेशर बनाती हैं, एसडीएम पे बना सकती हैं। तो वहाँ पे तो एक न्यू ओलिगोपोली बन जाएगी ना, कि जिसको समाधान चाहिए उसको समाधान नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए जुडिशरी सिस्टम होनी चाहिए, लेकिन उसमें हो सकता है कि कुछ लोग एग्रीकल्चर के बैठे हैं, कुछ फाइनेंस के बैठे हैं, और इससे एक जिला लेवल का या फिर हाई कोर्ट लेवल का बना दिया जाए, एक कोर्ट बना जाए या फास्ट ट्रैक जैसा बना दिया जाए कि 30 दिन के अंदर इतने केस आपको सॉल्व करने हैं। सो ऐसा हो जाए तो सही रहता, क्योंकि उस पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार का ज़्यादा हावी नहीं हो पाती, क्योंकि न्यायालय स्वतंत्र है इंडिया में। और वहीं अगर देखें तो कोई रेगुलेशन नहीं है इसमें कि कौन किसका क्या परचेज करेंगे। जैसे अगर किसान कहीं पे सपोज वो कानपुर का है और वो लखनऊ में सामान बेचता है या अपने उत्पाद को बेचता है, तो वो नहीं ना जानता कि वो कौन है। किसान तो अपना सामान दे आया ना, उत्पाद, हो सकता है कल वो भाग जाए सामान लेके। तो उसके लिए रेगुलेशन होनी चाहिए अच्छी सी, जो कि उसको वो अगर भागे या फिर नखरे करे तो फिर उसके लिए कुछ किया जा सके। और दूसरा, नई ओलिगोपोली बनेगी, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अधिकारी करप्ट होंगे और बहुत सारे लोग वैसे होंगे जो विवाद का समाधान चाहेंगे ही नहीं, तो फिर और न्यू ओलिगोपोली के अंदर तो आ ही जाएंगे, अल्पतंत्र जिसे कह सकते हैं। और वहीं बात करें तो सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है, इस पे हम बात कर सकते हैं। सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका, क्या हम इसका समाधान खोज सकते हैं? तो हम देखते हैं, इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड शुड बी, मतलब इक्वल लेवल का होना चाहिए। जो भी, अगर आप
बता रहे हैं कि एपीएमसी से आप बाहर बेच सकते हैं, तो ठीक है, आपने कह दिया कोई से कोई टैक्स नहीं लगेगा, सरकार नहीं लगा सकती, या उस तरह के वर्ड यूज करके कोई भी ऐसे टैक्स नहीं लगा सकती या फाइन। तो फिर आप तो वही कर रहे हैं ना कि एक को आप रस्सी से बांध दिए हैं या पहाड़ से नीचे रखें और एक पहाड़ पे रखें, और दोनों में कंपटीशन कैसे होगा? जो नीचे वाला होगा वो तो उसका तो सफाया होना है ना, वही तो एपीएमसी में हो जाएगा ना, क्योंकि राज्य सरकारें वहाँ पे टैक्स लगाई हुई हैं। आड़तीये का है वहाँ पे 2.5%, पंजाब की बात करें तो उन लोगों का नौकरी भी, व्यापार भी जाएगा, रोजगार भी जाएगी। तो फिर ये उनको इक्वल करना चाहिए, या तो फिर एपीएमसी में भी टैक्स हटा देनी चाहिए, या तो फिर ये जो कह रहे हैं आप इंटर स्टेट या किसी भी देश में कहीं भी बेच सकते हैं आप, तो उसमें भी टैक्स लगानी चाहिए कि इतनी टैक्स देनी होगी आपको। और वहीं जुडिशरी का इंटरवेंशन होना चाहिए। जुडिशरी का इंटरवेंशन होना चाहिए कि सपोज जुडिशरी इंटरवेंशन होंगी तो राज्य सरकारें ज़्यादा दबाव नहीं बना पाएंगी वो न्यायालय पे, और ऐसे अगर रहेगा एसडीएम डीएम तो इन सबों पे दबाव बना के जो किसान हैं उनको न्याय नहीं मिल पाएगा, ये कहना है किसानों को। तो ये हो गया। और तीसरा है कंक्रीट रिवॉल्यूशन होना चाहिए। कंक्रीट रिवॉल्यूशन मतलब रेगुलेशन मीन्स अगर किसान किसी के पास फसल बेचता है तो वो व्यक्ति को तो नहीं जानता है ना किसान। अगर सपोज किसान अगर उत्तराखंड का है और वो चेन्नई में सामान या बेंगलोर में बेच रहा है, तो फिर किसान को ये नहीं ना मालूम है कि वो व्यक्ति कौन है। तो वैसा होना चाहिए कि किसान जो व्यक्ति परचेज कर रहा है उसकी अच्छे से रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए सरकार के पास, उसका डाटा होना चाहिए कि कल अगर वो या तो पैसे देने में नखरे कर रही है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको वो भाग गया, तो फिर उस पर कानूनी कार्रवाई किया जा सके। और वहीं अगर देखें दूसरी कानून की तो उसमें था एक कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। इसको बेसिकली लोग कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक तरह से बोलें तो सरकार कह रही है अच्छा है, और एक किसान की हैसियत से देखें तो अच्छा ही होगा। हमारी व्यक्तिगत सोच है कि अच्छा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, क्योंकि सिर्फ हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं कि ये बुरा है, तो फिर आप थोड़े आत्मनिर्भर हैं, लेकिन दूसरे राज्य का भी तो आपको देखना चाहिए ना। हमारे बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इन सबों में किसान उतने समृद्ध नहीं हैं, उनके पास उतनी पूंजी नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है जो कि वो ऑर्गेनिक खेती कर सकें या दूसरे फसल अच्छे से उगा सकें, क्योंकि वहाँ पे पानी की समस्या है, उनके पास संसाधन नहीं है तो वो नहीं कर सकते। और वहीं अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो उससे जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी कंपनियां या जो भी व्यक्ति करेंगे वो किसानों को प्रोवाइड कराएंगे, और उसमें उसके उद्देश्य को अगर देखें कि इसमें बोला गया है बेसिकली कि फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, किसानों को समृद्ध करना है, उनका संरक्षण करना है कि हम कैसे उनका संरक्षण कर सकते हैं। डायरेक्ट सरकार ये तो नहीं ना कर सकती कि हर किसान को ट्रैक्टर दे दे, हर किसान को पैसे दे दे कि आप कृषि कीजिए। सरकार के पास उतना पॉसिबल भी नहीं। तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे व्यक्तित्व सोच के नज़रिए से देखें तो ये सही है।
और वहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप किसान कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो एपीएमसी में नहीं बेच सकता अपने फसल को। और वहीं देखें तो मुख्य प्रावधान जो हैं इसमें वो है जो समझौता वो होगा वो कृषि उत्पाद पे होगा और सेवाएं पर ही होगा। उनके ज़मीन पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा रहा है कि उनका, किसानों को कहना है कि वो ज़मीनें हथिया लेंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आपके उत्पाद पे और सेवाएं जो हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और दूसरा जो प्रावधान है, समय सीमा जो है वो उसमें निर्धारित आप किसानों पे डिपेंड किया गया है कि आप जो चाहें वो करें, लेकिन उसमें दो तरह की गई हैं। एक फसल जितना होता है, जैसे कोई किसी किसान ने कॉन्ट्रैक्ट पे किया और वो धान उगाना चाहती हैं तो वो सिर्फ धान का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। धान हुआ वो काटे और वो उन्होंने जैसे ही कंपनी को दिया कॉन्ट्रैक्ट खत्म, वो फिर से आज़ाद हैं और फिर से वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और दूसरा में वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल का कर सकते हैं कि 5 साल तक आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी के साथ। और दूसरा, केंद्र सरकार समय समय पर निर्देश जारी करती रहेगी। सरकार जो है हर समय पर निर्देश जारी करेंगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा और कैसे होगा। और वहीं मूल्य निर्धारण की बात करें तो प्राइस फिक्सेशन की, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट के समय ही प्राइस जो निर्धारित आप चाहें तो कर सकते हैं, प्री निर्धारित कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के समय आप फिक्स प्राइस कर सकते हैं कि इतना में हम बेचेंगे, आप उत्पाद दे देंगे आप। और दूसरा ये भी कर सकते हैं कि फिक्स और साथ में ओपन भी रखें, फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखें कि हम अभी तो कर रहे हैं कि इतना में देंगे, लेकिन हो सकता है कल अगर दाम बढ़े मार्केट में तो उसका हम बाद में भी करेंगे। तो ये था मुख्य प्रावधान। और इसमें देखें तो इसमें बोला गया था बेसिकली कि पूरा देय कृषक उत्पाद लेते समय और जो कंपनी उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं उनके लिए 3 दिन का होगा। मीन्स अगर किसान उत्पाद को दे रही है तो वो जिस समय उत्पाद आपको किसी को दे रही है उसी समय उसको पैसे मिलने चाहिए। और जैसे कोई फूड प्रोसेसर है, प्रोसेसिंग कंपनी है, जैसे कोई चिप्स बना रही है कंपनी, तो अगर किसी को आलू चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट किए और आलू किसान ने दे दिया तो वो 3 दिन के अंदर उनको पैसे देने तो चाहिए। तो जस्ट डिलीवरी हुई माल और तुरंत दे देना चाहिए, लेकिन वो 3 दिन उनके पास टाइम है, 3 दिन के अंदर देना होगा। और दूसरा था कि कोई वैसा ढांचा किसान के खेत में जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है स्पॉन्सर वो खड़ा नहीं करेगा। अगर वैसा ज़रूरत पड़ता है तो वो खड़ा कर सकता है, किसान राजी हो तो वो खड़ा करें, लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है वो अपने जो भी स्ट्रक्चर हैं उनको हटाएं, वो परमानेंट नहीं होंगे। ये डायरेक्ट इसमें प्रावधान किया गया है। अगर वो कुछ लिमिट्स होंगी जो निर्देश में बताया जाएगा, अगर उनसे ज़्यादा होंगी तो फिर वो जो स्ट्रक्चर होगा वो किसान का होगा, उस पर जो स्पॉन्सर हैं उसका कोई अधिकार नहीं होगा। और दूसरा था पंजीकरण के लिए राज्य सरकार फैसला करेगी। अगर कोई कंपनी चाहती है कि हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको पंजीकरण कराना होगा, तो वो राज्य सरकारें कैसे पंजीकरण कराएंगे उनका वो डिसाइड करेंगे राज्य सरकारें। फोर्स मेजर्ड मीन्स कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में किसान किसी आपात या प्राकृतिक आपदा में के कारण अपनी जिम्मेदारी का वहन अगर नहीं कर सकता है तो उस पे कोई भी जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इसमें डायरेक्ट प्रावधान किया गया है। पेनाल्टी की अगर बात करें, अगर किसी कारणवश कुछ दिक्कत आती है कॉन्ट्रैक्ट में तो स्पॉन्सर को किसान देय का 1.5 गुना जुर्माना देना होगा। मीन्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आती है या कुछ भी करता है स्पॉन्सर
तो जो किसान को देय है उससे 1.5 गुना उस पे जुर्माना लगाया जा सकता है कंपनी पे। और अगर कंपनी दोषी पाई गई तो, और अगर वहीं किसान दोषी पाया गया तो किसान को सिर्फ जो देय है जितना उसको देना है उतना ही देना होगा, उस पर कोई भी एक्स्ट्रा जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। और वहीं एग्रीगेटर की बात करें तो एग्रीगेटर बेसिकली होता है कि किसानों का अगर कोई, जैसे कोई लैंड एरिया 500 बीघे का ज़मीन है, वहाँ पे तो ज़मीन तो एक का नहीं हुआ, एक किसान का, वहाँ पे 50 किसान होंगे, 100 किसान होंगे। तो 50-100 किसान में से उन 50-100 से बात करने के लिए एक व्यक्ति होगा, जो वो एक व्यक्ति होगा वो इसमें इंटरवेंशन कर सकता है। किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो कर लेंगे सभी, लेकिन वो व्यक्ति भी उसमें इन्वेंट होगा उन सबों से बात करने, किसानों से बात करने लगे, और वो किसान से एक ब्रिज की तरह कार्य करेगा। वो 50 या 100 किसान से वो बात करेंगे, और वो किसान भी स्पॉन्सर से बात करेंगे और एग्रीगेटर भी बात करेंगे। और वहीं बात करें इस अधिनियम की अच्छाइयाँ, तो अच्छाइयों में इसमें प्री फिक्सेशन प्राइस है, क्योंकि आप देखते होंगे बहुत सारे जगह पे भारत में इरिगेशन की समस्या है, बहुत सारे जगह पे पानी नहीं है, पटवन नहीं हो पाता अच्छे से। तो वहाँ पे किसान अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका फसल अगर खराब भी होता है, या उस समय कॉन्ट्रैक्ट करते समय प्राइस था, सपोज कोई किसान धान का खेती कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी कंपनी के साथ और उसने 1500 रुपये कॉन्ट्रैक्ट किया कि 1500 रुपये हम आपको अपने उत्पाद देंगे, और वहीं जैसे ही उपज हुई, उसके बाद कटाई हुई, उसके बाद वो प्राइस गिर के हो गया 10 रुपये किलो। तो वहाँ पे किसान को फ़ायदा होगा कि उसको जो 15 रुपये कॉन्ट्रैक्ट था वो कंपनी को 15 रुपये देने होंगे। और वहीं अगर किसान फिक्सेशन के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी रखता है तो 15 रुपये तो मिलेंगे ही किसान को जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन अगर जब उत्पाद बिक रहा है उस समय अगर 20 रुपये प्राइस होती है तो उस समय किसान वो कर सकता है कि हम 20 रुपये लेंगे, मार्केट में 20 रुपये बिक रही है उत्पाद, तो हो सकता है। इसमें इनोवेशंस होंगी, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। और तीसरी बात, क्रॉप पैटर्न चेंज होगा, क्योंकि यूएन ने भी कहा है कि भारत में क्रॉप पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज एमएसपी पे एपीएमसी मंडियों में जो फसल ज़्यादातर ली जाती हैं उनमें चावल और गेहूं है, और चावल और गेहूं आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी उसमें ज़रूरत होती है। तो इसके लिए और ज़्यादा पानी, अगर कहीं पे ज़्यादा सिंचाई होंगी तो वो ज़मीन निम्नीकृत होंगी, तो इसके लिए क्रॉप पैटर्न चेंज होगा, तो इन्वायरमेंट के लिए वो सही रहेगा, क्योंकि जो सिस्टम अभी है वो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात करें तो इसमें भी वही था, और एसडीएम ऑर्गेनाइज करेंगे एक कमिटी, कंसिलिएशन बोर्ड का ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। एसडीएम कि एक अधिकारी होंगे, सरकारी अधिकारी, और एक या दो आप दोनों बैठ जाइए और अपने सेटल कर लीजिए कि क्या करना है। किसान और दोनों स्पॉन्सर के साथ कर लेंगे, और उनसे अगर नहीं होता तो एसडीएम डायरेक्ट उनकी सुनेंगे उनका, और वो डायरेक्ट विवाद का समाधान देंगे। और तीसरा में डीएम के पास जाएगा, सेम जो पहले में था वो डीएम 30 दिन के अंदर वो दे देंगे रिपोर्ट। ट्रैक्ट फार्म में इसमें चिंताएं कि क्या क्या हैं वो देखते हैं, तो इसमें न्यायालय को शामिल करना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर जुडिशरी नहीं होंगी तो राज्य सरकारें भी दबाव बनाएंगी, और जो लोकल लोग होंगे, जो विधायक हो गया, कोई बड़ा व्यापारी है या कंपनी वाले हैं, वो करप्ट होंगे डीएम एसडीएम, तो उनका विवाद का समाधान अच्छे से नहीं होगा।
तो ये प्रॉब्लम थी। तो इसमें जुडिशरी का इन्वेंशन होना चाहिए। सरकार को नियम और शर्तें बनानी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे करनी है, क्या करनी है, कौन कर सकता है, ये बनानी चाहिए। रेगुलेशन, मॉडल रेगुलेशन बनानी चाहिए कि बहुत किसान का कहना ये भी है कि बड़े बड़े कॉरपोरेट के पास बड़े बड़े वकील हैं, तो वो अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगी, उस पर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनका फ़ायदा होगा। तो किसान का ये भी कहना सही हो सकता है। तो इसमें सरकार डायरेक्ट, जिस तरह हम लोग ब्लॉक में या किसी भी संस्थान वगैरह में फॉर्म भरते हैं ना, उसी तरह का हो जाए तो सही रहता कि गवर्नमेंट बना दे कि ये कॉन्ट्रैक्ट फसल का नाम, यहाँ ये इतना एकड़ जो लैंड एरियाज हैं, प्राइसेस वगैरह सभी फिक्स, डायरेक्ट वो वहाँ पे सिर्फ भरा फॉर्म जैसा वो गवर्नमेंट पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट बना दे, तो ये हो जाता तो सही रहता। और वहीं तीसरी जो बिल है वो आवश्यक, ये बिल नहीं तो ये पहले से ही बिल था, 1955 ये बनी थी और इसको सिर्फ संशोधन किया गया है। 1955 में ये एक्चुअली में ये बिल था कि कोई भी किसी भी 1955 में ये इसलिए बनाया गया था कि उस समय हमारे पास खाद्य सुरक्षा नहीं थी, तो बहुत सारे जो व्यापारी थे बड़े बड़े, वो जैसे किसी भी मार्केट में दालें 500 बोरियां हैं, उनमें से 2-3 बड़े बड़े व्यापारी 100 बोरियां स्टॉक कर लें, वहाँ तो बच गई 200 बोरी ना, 200 बोरी में वहाँ कैसे होगा, तो वो वहाँ पे प्राइस हाई हो जाएंगी, मांग ज़्यादा होंगी तो फिर कीमतें बढ़ेंगी ना। तो इसी के लिए वहाँ पे एक कानून बनाया गया था उस समय 1955 में कि कोई भी एक लिमिट बांध दिया गया था कि इससे ज़्यादा कोई भी स्टोर नहीं कर सकता खाद्य सुरक्षा के सामान, खाद्य वस्तुओं। तो उसमें ये संशोधन कर दिए हैं कि इस अधिनियम के बाद कोई भी कितना भी स्टोर कर सकता है, उस पर कोई लिमिट नहीं, कुछ भी सामान, खाना पीने का कुछ भी स्टोर कर सकती हैं कोई भी। इसमें बेसिकली ये कहा गया था कि किसान अपने उत्पाद को स्टोर करें और उनको जब लगे कि मार्केट में उनके उत्पाद का ज़्यादा प्राइस मिल रहा है तो वो बेच सकते हैं, तो उनको फ़ायदा होगा। ये था। इसमें बोला था कि ये खाद्य सुरक्षा की आपूर्ति के लिए सही रहेगा क्योंकि हमारा कंपटीशन अब बहुत बढ़ने वाला है। इसमें कहा गया था कि जो भी वस्तुएं होंगी वो अब इस रेगुलेशन एक्ट के अंदर नहीं आएंगी, इस कमोडिटीज एक्ट के अंदर नहीं आएंगी। ज़्यादा जमा कर सकते हैं कोई भी, या तो व्यापारी हैं या किसान है, कोई भी जमा कर सकते हैं ज़्यादा। अपवाद होगा कि युद्ध की स्थिति ना हो, युद्ध की स्थिति के समय वो नहीं कर सकते, फिर से वो रेस्ट्रिक्शन लगाई जाएंगी, लेकिन वो निर्देश जारी किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उस समय आपातकाल हो या आपदा जैसी कोई स्थिति हो, उस समय आप वो नहीं कर सकते। उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट गाइडलाइंस जारी कर देंगे कि इतना लिमिट है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। और उसमें भी एक क्या कहा गया था, अगर कोई कंपनी है या कोई स्टोर है या कोई वेयर हाउस है और उसके पास डिमांड है तो उस डिमांड के अनुसार कर सकती हैं स्टोर, उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा तब भी। या कोई एक्सपोर्ट कर रही है कंपनी, कहीं दूसरे देश भेज रही है, तो उनके पास ऑर्डर है तो फिर वो उस ऑर्डर के अनुसार कर सकती हैं। फूड प्रोसेसर कंपनी है, उनका कच्चा माल के अनुसार इतना उपयोग कर रहे हैं वो, तो वो उतना स्टोर कर सकती हैं कि हमारा कंपनी चले। इसमें सरकार द्वारा बेसिकली कहा गया था कि कंपटीशन इससे बढ़ेंगी, क्वालिटी आएगा एग्रीकल्चर में और किसान हमारे समृद्ध होंगे। आज एग्रीकल्चर में 50 से 60% लोग रोजगार पाते हैं हमारे देश के,
लेकिन सिर्फ 18% हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का हाथ या शेयर है। तो इसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और ये कहा भी जाता है कि एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि देख सकते हैं आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये कोरोना सबसे बड़ी आपात की स्थिति लाई थी, सबसे बड़ा जो पैंडेमिक था। तो इसमें हमारी इकोनॉमी को अगर कोई बचाया, हमारे लोगों को कोई बचाया, तो वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो एग्रीकल्चर को हमें संभालने की ज़रूरत है। तो धन्यवाद फॉर वॉचिंग।